नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इन जूम सेशंस में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। गुलशन, जो अभी करंटली एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से मेरे स्टूडेंट रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहता है किसी भी बैंक एस्पिरेंट की लाइफ में जब वो एसबीआई पीयू का एग्जाम क्लियर करता है, क्योंकि वो पिनिकल रहता है। आप एक टारगेट सेट करते हो कि भाई हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या हो सकता है, वो एसबीआई पीयू का ही होता है। ऑल्दो पूरे साल में उन्होंने आई थिंक और कोई बड़ा रिक्रूटमेंट क्लियर नहीं किया, बट वो सारी जो गम थे वो पूरी तरीके से भुला दिए गए जब सबसे बड़ा एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था एसबीआई पीयू का। तो स्वागत है गुलशन आपका, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। कैसे हो, कैसे चल रहा है जॉब? एक बार थोड़ा सा शेयर करो बच्चों के साथ जो सपना देखते हैं, जिनका एम है एसबीआई में पीयू बनने का। तो उनको थोड़ा सा एक स्नीक पीक दीजिए, थोड़ा सा एक ट्रेलर दीजिए कि एज अ क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे हैं, लाइफ में कैसे चेंज हुआ, एक अनएम्प्लॉयड से एसबीआई पीयू बनने में क्या क्या लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए बच्चों के साथ। सर, पहले तो जब मेरी ज्वाइनिंग सिलेक्शन हुआ तो बहुत ही खुशी हुई मुझे, क्योंकि लगातार मैं मतलब फेलियर्स से जूझ रहा था। पर अचानक से एसबीआई पीओ बना तो घर वाले भी बहुत खुश हुए, सभी खुश हुए। और जब ज्वाइनिंग की डेट आई और ज्वाइनिंग हुई तो उस समय तो बहुत ही अच्छा लगा। और धीरे धीरे सभी कुछ फाइनेंशियली तो मतलब एसबीआई में आने के बाद आपको ये कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियली आपका कैसा रहेगा। फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छे रहोगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। और वर्क लाइफ प्रेशर की बात करूं तो चूंकि अभी हम प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं तो ज़्यादा वर्क लाइफ प्रेशर आती नहीं है इस समय। अम, आराम से आप अपने टाइम पर जाओ, अपना काम करो, जो भी आपको डेली रूटीन मिल रहा है उसको पूरा करो और अपने समय पर घर आ जाओ, और फिर अपना जो भी डेली रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अभी अपना क्या रूटीन चल रहा है, मतलब घर पे कब तक वापस पहुंच जाते हो? सर, चूंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो खाना पीना अपने से ही बनाना होता है। अच्छा। अ, तो सुबह में मैं करीब 8 बजे के आसपास उठता हूँ और खाना पीना बनाकर खा पी के ब्रांच जाता हूँ, और 7 7 सवा 7 तक वापस अपने रूम पर आ जाता हूँ, और दिन भर वही ब्रांच में जो भी काम मिलता है उसको अपना पूरा करने का कोशिश करता हूँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया यार। तो ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है फिर तो। ज्यादा हेक्टिक तो नहीं है आपके ब्रांच का तो काम जी पर। सर। अच्छा, और जो आपके जैसे बच्चे जानना चाहते हैं कि एक एग्जैक्ट तो नहीं बट एक रफली क्या इन हैंड सैलरी क्या रहती है एसबीआई पीओ की करंटली, जो भी लेटेस्ट बैच वालों ने जिन्होंने ज्वाइन किया। अपने सैलरी स्लिप्स तो बहुत देखते रहते हैं, बट सैलरी स्लिप में सारी चीजें होती नहीं, आपको भी पता है। बहुत सारी जी ऐसी सर। चीजें हैं जो सैलरी स्लिप के अलावा मिलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जी सर। आपका थोड़ा सा शेयर कीजिए बच्चों के साथ कि इन हैंड क्या मिलता है, इसके अलावा जो स्लिप नहीं दिखता वो अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। सर, ऐसे तो अगर सिर्फ सैलरी स्लिप को देखें तो उसमें इन हैंड आपको 56 के आसपास मिल जाता है। हाँ जी। लेकिन एक्स्ट्रा जो आपको जैसे टीए वगैरह जो भी ट्रैवल वगैरह मिलता है या पेट्रोल वगैरह मिलता है, उन सबको मिलाकर 62 63 के आसपास इन हैंड में ओवरऑल आ जाता है। आ जाता और है। बाकी जो आपका टैक्स वगैरह कटता है, पीएफ वगैरह कटता है, वो सब तो आप मतलब बाद में आप ही को मिलेगा, मतलब जो हाँ। एस्पेरेंट है उनको ही मिलेगा। हाँ जी। तो अगर उन सबको जोड़ लें महीने का तो 75 76 के आसपास ओवरऑल हो जाता है। ओवरऑल हो जाता है, जो बहुत बढ़िया है यार। जब इनिशियली कोई इंसान ज्वाइन करता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको अपने बीवी को भी पालना है, बच्चे को भी पालना है, जी अकेला सर। घर से दूर रहता है। तो आप हम्म। भी जैसे कि देखोगे कि महीने टू महीने आप नोट करोगे कि यार मोस्ट ऑफ द सैलरी तो सेव ही हो जाती है। या तो जी ऐसा सर। है कि यार घर पे भेजने की जरूरत हो तो घर पे भी भेज सकते हो आराम से 40 50 हम्म। रुपए, क्योंकि खुद का जी सर। जी। कितना खर्चा लग जाएगा। खुद का तो ऐसे कितना, कितने कपड़े खरीद लोगे, कितने क्या खरीद लोगे। इसके अलावा जी सर। टाइम के साथ जैसे कि लोन कभी लेना पड़े तो उसका हम्म। भी अलग ही लेवल पे आगे जाके जी सर, वो सब। जी सर। बहुत सारी बेनिफिट्स हैं बैंक में काम करने के। और दो जॉब थोड़ा सा हेक्टिक है बाकी सरकारी नौकरियों के मुकाबले, बट जी सर। बाकी सरकारी नौकरियां तो पता नहीं कब मिलती है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, बीच में क्या? रिजल्ट आपके लीक हो जाए तो भी पता नहीं।
बैंक का ऐसा है साल भर के अंदर आपको जॉब दे दी जाएगी। वो जी बैंक सर, ये बात तो सही बोल रहे हैं। जी सर, मतलब आईपीएस एक ऐसा रिक्रूटिंग बॉडी है जो कि आपको गारंटी देता है कि आपको या तो 6 महीने साल भर में आपकी जॉब लगनी है, हम्म। अगर होनी है तो हो जाएगी उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो तो अब अपने जी सर। प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। अब बच्चों को इससे ये सब बातों से थोड़ा तो मिला होगा, जोश मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा कि अच्छा करना है। अब अच्छा करने के लिए कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये भी थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर कर दो। कितने टाइम आपने प्रिपरेशन की, आपका बैकग्राउंड क्या था और क्या आपकी जर्नी रही, शॉर्ट में एक बार जल्दी से बच्चों को बताओ। सर मेरी जो बैकग्राउंड है मैं उसके बारे में पहले बात करता हूँ। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने ऐसे ही किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट की है, और प्रिपरेशन मैंने 2020 से ही स्टार्ट किया था। उस समय पहला अटेम्प्ट मैंने एसबीआई पीओ का दिया था। उस साल तो नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में मैंने प्रॉपरली सभी एग्जाम क्लियर किया था। पर चूंकि मैं कुछ कुछ मार्क्स से रह गया हर एग्जाम में, लेकिन लास्टली मैंने एसबीआई पीओ को क्लियर किया। और जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी है वो ये है कि मैंने ऐसे तो इनिशियली अपने से ही शुरू किया, पर अक्टूबर 2021 से मुझे वर्चुअल चैनल मिला, और सॉरी अक्टूबर 2020 से मुझे वर्चुअल चैनल मिला, और तब से मेरी प्रिपरेशन पूरी तरह से बदल गई। मैं एक लाइन बाय लाइन हर एग्जाम को क्लियर किया, और इसमें आपका और सिंह सर का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने बारी बारी से एक बार सब सब्जेक्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था प्रिपरेशन के टाइम, जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, जिसमें स्कोर करना आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था? सर मेरे लिए तो इंग्लिश रहा था। अच्छा। क्योंकि जी सर, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो आप दोनों संभाल लिए थे। हाँ। लेकिन इंग्लिश में मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा उतना मतलब बचपन से कहने के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, लेकिन हम्म। कभी भी मतलब उस प्रॉपर इंग्लिश को मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर में आया तो उसका अलग ही लेवल था, तो उस समय थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी सब तो नॉर्मल ही था। तो इंग्लिश के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं। काफी लोगों के जी सर। होता है कि सर रीजनिंग और क्वांट्स काफी अच्छे हैं बट इंग्लिश में पकड़ नहीं बन पाती, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि भैया जिसका अच्छा है वो अच्छा है ही, और जी जिसका सर। नहीं है फिर उसको फिर ऐसा है कि वो अच्छा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो मैनेज करने की बात आ जाती है कि भाई जी सर। इतना खराब ना कर दे कि बाकियों का भी, बाकी सेक्शन का भी ले बैठे। तो जी कैसे सर। मैनेज किया कि यार ठीक ठाक इधर से इंग्लिश से निकल जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या थी? सर इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटेजी ये रही कि पहले मैंने प्री का शुरू किया देखना। यूट्यूब पर ही फ्री सेशंस जो चलते थे किसी भी टीचर्स के, उसको शुरू किया देखना। फिर हम्म। उसके बाद धीरे धीरे कहीं पर मेंस का कुछ मिल जाता था इंग्लिश का, तो उसमें हम्म। से देख लेता था। और मैं बताऊं कि यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहां पर आपको हर चीज मिल जाता है। हर हम्म। आप छोटा से छोटा चीज भी खोजोगे तो मिल जाएगा, और बड़ा से बड़ा चीज भी मिल जाएगा। तो उसी से ही मैंने प्रिपरेशन अपनी शुरू की, और अब थोड़ा बहुत वोकेबलरी वगैरह देखा मैंने। थोड़ा सा फिर कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, टीचर्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्या सोचते हैं उस समय, उस तरह से मैंने अपने प्रिपरेशन को शुरू किया इंग्लिश में भी। और फिर धीरे धीरे वो ठीक होता गया। और टेस्ट सीरीज सर इसके लिए बहुत मुझे हेल्प किया, टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प मिला टेस्ट सीरीज से। और इसी को बस आगे बढ़ता गया, और फिर बस हो गया। तो पर जैसे कि इंग्लिश के कई सेक्शन होते हैं, अपने रीडिंग का एक सेक्शन हुआ, ग्रामर का एक सेक्शन जी। हुआ, तो आपने ज्यादा किस पे फोकस किया, ग्रामर वाले पार्ट पे, ग्रामर या फिर रीडिंग वाले पार्ट? नहीं नहीं, जो रीडिंग वाला सेशन होता था ना, मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता था, उससे उसे मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उससे मार्क्स मतलब उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, तो उसे मैंने फोकस किया था। और द हिंदू मैं पढ़ता था। अच्छा। रोज मेरा एक टारगेट था कि इस एडिटोरियल पढ़ना है, उस पेपर को पढ़ना है, ताकि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो सके और ज्यादा मार्क्स मैं उसमें ग्रैब कर सकूं। अच्छा, इंग्लिश का आपका बेसिकली ये था। अच्छा, स्कोर क्या किया था एसबीआई में इंग्लिश में, प्री और सर मेंस? उसमें तो
उसमें तो आपको मतलब वो सेक्शन पूरा है। सेक्शन वाइज नहीं होता हाँ ना। हाँ, सेक्शन वाइज होता है। बाकियों में आईबीपीएस वगैरह में? आईपीएस में सर मेरा 19 था। आईपीएस पीओ मेंस में 19 मार्क्स था। अच्छा, और आरआरबी में मेरा शायद 24 था बढ़िया, इंग्लिश में। दोनों में अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो सही है सही है सही है। और नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो करंट अफेयर्स वाला, जनरल अवेयरनेस। इसकी जी सर। प्रिपरेशन कहाँ से की आपने, कैसे की, थोड़ा सा बताइए बच्चों। सर जीए में अगर बोलूँ तो जीए मैंने डॉक्टर गौरव गर्ग सर के वीडियो से किया था। स्टडी अच्छा, आईक्यू होगा। स्टडी आई। जी सर। जी सर, स्टडी आईक्यू होगा, गौरव गर्ग सर से ही किया था मैंने। उनका ही डेली लाइफ का सेशन जो होता था वो देखता था। हम्म डेली वीडियोस जो आते थे उनके हर दिन के हम्म। वो देखता था। और बाकी मैंने और कोई सोर्स को फॉलो नहीं किया। अच्छा, बाकी और कोई सोर्स को नहीं किया। और रोजाना कितना टाइम देते थे करंट अफेयर्स को? सर इनिशियली तो बस रोज का एक वीडियो देखता था, पर एग्जाम के जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले होते थे उस समय करीब करीब 1 सवा घंटा मैं उसको रिवीजन के लिए रखता था, जीए के लिए। अच्छा, और करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना स्टार्टिंग से कर दिया था या जी फिर? सर। स्टार्टिंग। जी सर, मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया था करंट अफेयर्स पढ़ना। अ, लोग बोलते हैं कि मेंस के बाद प्री के बाद आप शुरू करो, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो तो मेंस के लिए डायरेक्ट प्रिपेयर करो। और वहीं से मैंने जब शुरू किया तो शुरू से ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था, जीए के लिए भी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और साथ ही साथ बच्चों का ये भी रहता है, जैसे कि मान लेते हैं अभी अपने आरआरबी पीयू मेंस का एग्जाम है अपना, जी सर। तो अक्टूबर में आई थिंक इनिशियल अक्टूबर वाली कोई डेट है। तो जी सर। उनको कितने टाइम पहले तक का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए? 5 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना, कितना करना जरूरी है? सर आरआरबी के लिए 6 मंथ इनफ होगा। अच्छा और अगर और बाकियों के एग्जाम के लिए बोले तो एसबीआई के लिए भी 6 मंथ 6 to 8 मंथ इनफ होगा। पर अच्छा आईपीएस पीओ के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो एकदम अब जो उनका क्वेश्चन आने लगा है करंट अफेयर्स में वो काफी डीप हो गया है। तो अच्छा, उसके लिए भी आपको 6 to 8 मंथ लेकिन डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ना। जी सर। अच्छा, ओके 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 ओके। चलो, ये अपने इंग्लिश की भी बात होगी, करंट अफेयर्स की भी बात होगी, जनरल अवेयरनेस की। अच्छा, स्टैटिक वगैरह का क्या रहता है? जैसे करंट अफेयर्स तो हो जाते हैं, बाकी एक स्टैटिक भी होता है ना, बैंकिंग अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, जो इंटरव्यू के टाइम अपने तैयार करते हैं, जी सर। जी सर। जो में काफी अपने तैयार करते हैं, तो वो अपने को शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है या बाद में मैनेज हो जाता है? सर मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कभी भी स्टैटिक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है। मैंने अच्छा, पढ़ा भी कभी तो इंटरव्यू के लिए ही पढ़ा है। क्योंकि इंटरव्यू। अगर कलर कलर की बात करें तो उसमें 5 से 6 मार्क्स का स्टैटिक आता है। और अगर अच्छा पीओ की बात करें तो उसमें भी ऐसे 5 से 6 मार्क्स का आता है। तो मैं उसको साइड ही रख दिया था कि इसको मुझे नहीं टच करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें घुसूंगा तो फिर बहुत मेरा आगे चला जाएगा, बहुत हम्म ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। इसलिए मैंने हम्म। सिर्फ करंट अफेयर्स को ही अपना अच्छा टारगेट रखा कि सिर्फ करंट अफेयर्स करना है मुझे। बाकी अच्छा फिर जब इंटरव्यू सेशन था तो उस समय मैंने किया था स्टैटिक के अच्छा लिए। अच्छा, सही है सही है। अच्छा, चलो ये स्टैटिक का भी हो गया। अब इसके अलावा रीजनिंग और क्वांट्स का आपने चैनल से किया था, और मॉक टेस्ट सीरीज जी कौन कौन सी परचेज की थी, ये भी बता दो। सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ ओली बोर्ड की थी। और सिर्फ उसके ही टेस्ट सीरीज मैं देता था बस, और कोई टेस्ट सीरीज मैंने नहीं टच किया। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, बढ़िया। और इसके अलावा आपके और कोई प्रैक्टिस का सोर्स था जो बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हैं रीजनिंग या क्वांट्स के लिए, जहां से प्रिपेयर करना चाहिए? हम्म, नहीं सर, मैं तो सिर्फ वर्चुअस ही कहूंगा, क्योंकि अच्छा। इसी से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। और कभी कभी अन अकेडमी के आशीष अरोड़ा सर का जो फ्री लाइव सेशंस होता है आप हाँ जी। उसको देख सकते हो, एज अ फ्री के लिए आप देख सकते हो। हम्म। पर मेंस के लिए आप वर्चुअस चैनल को ही मैं तो बोलूंगा कि फॉलो कीजिए। अच्छा, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा और क्या है? कंप्यूटर का और एक रहता है बच्चों के, क्योंकि अभी आरआरबी के एग्जाम्स जी आ सर। रहे हैं, आरआरबी के आपने भी एग्जाम दिए हैं। जी सर। तो कंप्यूटर की प्रिपरेशन अभी करनी जरूरी है या प्री के बाद मैनेज हो जाती है?
सर प्री के, मैं तो बोलूंगा प्री के बाद ही कीजिए। अच्छा अभी मतलब जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने इन तीनों मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। अच्छा। और कंप्यूटर के लिए आप कोई भी अगर नॉर्मल कोई भी वीडियोस चलते हैं जो प्री के बाद शुरू होते हैं ना, आरआरबी, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो शुरू करते हैं अच्छा 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो वीडियोस होता है उसको देख अच्छा के भी किया जा सकता है। जी सर। अच्छा। आपने क्या किया था कंप्यूटर के लिए? कोई पीडीएफ की थी या यूट्यूब क्लासेस? कैसे मैनेज कैसे किया था? सर मैं अगर बताऊं तो मैंने विशाल, मुझे उस सर का नाम नहीं पता, मतलब ओली बोर्ड पे वो पढ़ाते हैं, उनका अच्छा 4 या 5 सेशन हुआ था इस कंप्यूटर का, तो उसे ही मैंने किया था। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर में नंबर कितने आए थे अपने? अ, मेरे सर 14 मतलब 20 में से 14 नंबर? जी सर 14 नंबर आए अच्छे नंबर है, थे। 20 में से 14, फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया। मतलब बहुत ज्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी अपने जी कोर सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करें, है ना? तब जी सर। बाद जी में सर। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बच्चों की ये और एक क्वेरी रहती है, जैसे कि अभी अपना जून खत्म होने वाला है, इनका जी नेक्स्ट एग्जाम आरआरबी का ही है और कोई नोटिफिकेशन बड़ा आ नहीं रखा। जी सर। और जो आरआरबी पीओ और क्लर्क जो दोनों के ही प्री अगस्त में होने वाले हैं, 7 अगस्त से लेके आई थिंक 23-24 अगस्त तक चलेगा। सात जी अगस्त सर। 23-24 अगस्त तक, मतलब पूरा का पूरा ओ- अगस्त ना आरआरबी की प्री एग्जाम्स में जाएगा, पीओ और क्लर्क के। तो अब जी इस सर। जब इनके पास मान लो यार रफली 1 महीना और 1 हफ्ता बचा है, अब इनको क्या करना चाहिए? सिर्फ प्री की मॉक्स देनी चाहिए या फिर प्री के साथ मींस का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 20-25 दिनों बाद उनका मींस भी हो जाएगा। जी सर। तो कैसे करना चाहिए इनको मैनेज आपके अकॉर्डिंग? सर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने आपकी ही स्ट्रेटेजी हमेशा फॉलो की जो आप बताते थे, कि आप प्री के साथ भी मेंस की तैयारी करो। और वीक आप प्री को दो, लेकिन हफ्ता आप जो वीकेंड्स होता है उसको मेंस को दो। संडे को आप मेंस का टेस्ट देना चाहिए। बाकी क्लास तो जैसे आप कराते हैं मेंस का उसको फॉलो करते रहना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए कि अब मेरा प्री आ गया तो मैं मेंस को छोड़ दूं, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इनिशियली जब आपका प्री आ गया तो उसके 1 हफ्ता पहले आप प्रॉपर प्री को दो। 1-2 हफ्ता जितना जैसा भी आपका प्रिपरेशन है उस हिसाब से 1-2 हफ्ता आप पूरे प्री को दो। उसके बाद फिर मेंस को लग जाओ। लेकिन अभी जब आपके पास 1 सवा महीना है तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलो। और वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को आप मेंस का टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। ये सब कर सकते हैं, बाकी प्री पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, तो प्री पे फोकस ज्यादा बट मेंस को साथ में लेके चल रहा है। अब अपने पता है जी ज्यादातर सर। अपने स्टूडेंट्स के, मेरे से ज्यादातर वही बच्चे जुड़ते हैं जिनकी ऑलरेडी प्री की तैयारी अच्छी हो गई, क्योंकि अपने जी सर। थोड़ा कम पढ़ाते हैं। और बेसिक से तो आपको पता ही है मैं बहुत कम क्लासेस लेता हूँ, जिसके कारण जी सर। ये काफी दुखी रहते हैं अपने से कि सर जी सर। बाकियों की तरह प्री प्री क्यों नहीं पढ़ा रहे बार बार। तो जी सर। वो अपने कम ही करते हैं, अपने मेंस वालों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अपने ज्यादा स्टूडेंट्स को तो मैंने वैसे तो ये बोल रखा है कि यार डेली एक वॉक निकालते रहो प्री का। वैसे भी आरआरबी सब्जेक्ट भी दो ही होते हैं जी सर। प्री के अंदर, तो वो आराम से उसी टाइम आपसे 45 1 मिनट में मॉक खत्म भी हो जाएगा, 30 1 मिनट में आप एनालिस्ट कर दोगे। और बाकी और कोई खुद की करना चाहते हो क्लासेस, वो उसके लिए भी टाइम बच जाएगा जी सर। प्री के लिए। तो और जब प्री थोड़ा सा ज्यादा पास आ जाए, मतलब 2 1 हफ्ते बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तब मेंस को थोड़ा सा अपने बैक फुट पे रख दो पूरी तरीके से और तगड़े जी सर। बिल्कुल। तरीके प्री के करो कि दिन में 2 2 मॉक निकालो और बढ़िया एनालिसिस करो, जिससे कि अपना एक फ्लो आ जाए अच्छे से एग्जाम से पहले। जी सर। मींस का यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चे प्री प्री में उलझे रह जाते हैं और मींस के लिए फिर टाइम बड़ा कम बचता है। बच्चों की जी सर। ये रहती है कि यार सर प्री का एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो मींस की तैयारी करने का क्या फायदा। अब उनको ये नहीं समझ आता प्री का निकलने पर भी कोई फायदा नहीं होगा अगर मींस की तैयारी कोई नहीं की, फायदा नहीं। फिर ज्यादा और ज्यादा सही। डिसअपॉइंटिंग लगेगा कि यार जी प्री सर। बिल्कुल। एग्जाम इतनी मुश्किल से निकाला, अब फिर मींस में फिर से रह गए। अब फिर दिमाग में ये बनने लग जाता है बच्चों के कि सर शायद ऐसा हो सकता है मींस के हम लायक ही नहीं, हम प्री तक ही प्री वाले स्टूडेंट्स बन के रह जाएंगे। जी उसके सर। उतनी मेहनत करने की जरूरत है।
चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके अलावा यार बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को, जैसे कि आपने भी 2 साल प्रिपरेशन की थी, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। जी अब सर। जैसे आप भी देखते हो कि आपके बैच वाली जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, अभी भी कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले साल नहीं निकल पाए, तो अब थोड़ा सा ऐसे टेंशन आने लग जाता है, ऐसा दिमाग में इनके आने लग जाता है कि सर कभी एग्जाम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, क्या हमेशा तैयारी करते रहेंगे हर साल हर साल हर साल। कई कई तो अपने तीसरे साल जुड़ रहे हैं, मतलब 2020 से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। कुछ बच्चे मुझे अब भी ऐसे दिखते हैं जो 2020 में भी अपने बैच में थे, 21 में आप वालों के में भी थे, और अब 2022 वाला स्टार्ट किया उसमें भी दिख रहे हैं। तो बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या किया जाए, मतलब इशू क्या है, मतलब किन चीज पे हम ध्यान दें जिससे कि इस साइकिल से निकल सके और फाइनली सिलेक्ट हो। तो आप थोड़ा सा आप अपने दूसरे साल का, दूसरे अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस याद करके बताओ, क्योंकि पहला साल तो फ्रेश फ्रेश पूरे जोश में होता है कि ठीक है यार नहीं, और दूसरे साल से जैसे इंसान सोचने लगता है इन चीजों के बारे में कि यार ये दूसरा साल है, दूसरा अटेम्प्ट है, इस बार नहीं हुआ तो फिर से तीसरा अटेम्प्ट देना है, समझ रहे हैं? आपकी सजेशन क्या होगी इन बच्चों के लिए, जल्दी से बताएं। सर मैं शुरू से बताता हूँ। जब मैंने पहला अटेम्प्ट अपना कंप्लीट किया, मेरा लास्ट एग्जाम शायद एसबीआई पीओ का ही था, पे का, और मेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकला था। पर मैंने अपने आप को समझाया कि कोई नहीं, एक बार और अटेम्प्ट करते हैं, और इस साल मुझे लेना है। और इस कॉन्फिडेंस को मैं हमेशा अपने साथ रखा कि इस साल मुझे लेना है। मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो अपने आप को बोलता था कि इस साल मुझे किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कौन सा एग्जाम क्लियर होगा, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि क्लियर होगा, और हमेशा अपने आप को ये रिपीट करता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा पॉजिटिव अप्रोच देता था, पढ़ने में मन लगता था मेरा। और जब जब मैं ये सोचता था कि इस बार मेरा पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन फिर अपने आप को फिर वापस लाता था कि नहीं होगा। अपने आप के अंदर, अपने अंदर मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया था कि करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। बस यही, इसी मोटिवेशन को मैं हमेशा हर एग्जाम में भी लेकर जाता था। और जिस जिस दिन भी मैं एग्जाम में बैठता था, मैं ये सोचता था, जैसा कि आप हमेशा बोलते थे कि आपको एक सीट चाहिए, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि ये एक सीट मेरे लिए ही बनी है। और जहां से भी मैं फॉर्म भरता था, मैं हमेशा यही सोचता था कि एक सीट मेरे लिए फिक्स है, चाहे मेरा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन मैं हमेशा ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलता था कि एक सीट मेरे लिए बनी है। और उसी के उसी का ये फल है कि मतलब आज मैं एसबीआई की हूँ। और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखेंगे तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो गुलशन का बात का सार ये है कि यार पॉजिटिव रखा करो, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिविटी में जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा धंसते जाओगे, अंदर ही अंदर निकलना और मुश्किल हो जाए। पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखा करो, जब भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओ इस अप्रोच से जाओ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि यार मैंने जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत मैंने की है ना, 100% दिया है, तो क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मुझे तो चाहे कितनी भी कम वैकेंसी हो, मुझे तो एक ही सीट पे, मेरे को तो एक ही पोस्ट पे काम करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि जी। बैंक के हर पोस्ट पे हर जगह पर गुलशन 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 ही क्लर्क बने हुए, गुलशन ही ब्रांच मैनेजर है, गुलशन ही कोई, ऐसा थोड़ा ना होता। हम्म, काम जी तो सर। अपने एक ही पोस्ट पे करेंगे, अपने को तो एक ही सीट की जरूरत है, वो सीट अपने को जरूर मिलेगी। अब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन हो ना हो, तो बात की बात होती है, पर अपना हमेशा किसी भी चीज को अप्रोच जब करते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया करो, पूरी पॉजिटिविटी जी। के साथ किया करो। पहले ही ऐसे खुद को सेल्फ डाउट करोगे, पहले ही ये सोच लोगे पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी भी कम है यार, फिर पहले भी जो एग्जाम्स दिए थे उनमें भी नहीं हो रहा था, इतना आप खुद को सेल्फ डाउट, इतना नेगेटिविटी रखोगे, फिर तो अच्छा रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है, फिर तो पॉसिबल। जी सर। पॉजिटिव रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हम हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ही एकमात्र रास्ता है सक्सेस। अच्छा, इसके अलावा अपने आपके आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो बच्चों के लिए गुलशन? मैं तो बस यही बोलूंगा सर कि क्लासेस लाइव करते जाइए। हाँ, क्लास लाइव लाइव क्लास करने का ये फायदा मिलता है ना कि आप अपने आप को दूसरों बच्चों के साथ आंक सकते हैं कि कितना आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना आप उनके बराबर हैं, कितना फास्ट आप बना सक रहे हैं, कितने
मतलब एक तरह से उस क्लास में ही आप कम, मतलब क्या बोले उसको, मैं वर्ड नहीं याद कर पा सकते हैं, रहा हूँ। मतलब कंपैरिजन करके आप एनालाइज हाँ जी सर, कर कंपैरिजन कीजिए कंपटीशन दूसरे में बच्चों कहाँ से। पर, कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जी सर। इससे एक पॉजिटिव अप्रोच मिलता है और आपके अंदर एक क्वालिटी बिल्ड होती है कि कितना फास्ट मैं बना सक रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को। और बिल्कुल यही मुझे मैं भी हमेशा लाइव क्लास करता था, हमेशा एक भी क्लास मैं कोशिश करता था कि ना छूटे। किसी प्रॉब्लम के कारण छूट जाता था एक आध क्लास तो ठीक है, लेकिन मैं भी कोशिश करता कि हर क्लास को लाइव करूं और दूसरों के साथ साथ कंपेयर करूं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूं। और इसी से मेरा जो एग्जाम क्लियर हुआ है, ये एक मतलब ये क्लासेस जो थी उससे एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच मुझे मिलता था कि जल्दी से बनाना है इसको और आगे बनाना है, ज्यादा बनाना है। इससे ही मतलब एक तरह से मैंने कनेक्ट किया और आज मैं SBI PO हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया गुलशन ने। ऑल्दो ये स्टेप काफी बोल्ड स्टेप रहता है, क्योंकि ये रॉन्ग भी चला जाता है। काफी बच्चे ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार सर बाकी सारे लोग मेरे से तो बहुत जल्दी, जैसे कुछ नए जो बच्चे जुड़ते हैं उनको ऐसा फील होता है ये बाकी एक्सपीरियंस जी बच्चों को देख के कि सर ये क्या इन्होंने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, मैं तो अभी भी इंफॉर्मेशन ही नोट कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं केसेस ही बना रहा हूँ, इन्होंने सोल्व कैसे कर लिया। बट वो जी सर, बिल्कुल। पहुंचे कैसे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पैदा होते ही ये रेडी प्रोडक्ट। इन्होंने उतनी हम्म, मेहनत की है, इन्होंने उतने आवर्स दिए हैं, इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तब जाके इस सिचुएशन। ये बड़ी अच्छा जी सर, गुलशन ने बताया कि अपने इन्होंने हेड ऑन फेस किया है कंपटीशन को। वो जानना चाहते थे चाहे सच्चाई कैसी भी हो, चाहे ये हो कि गुलशन की 100 में से 99 रैंक आए, पर जानना बड़ा जरूरी है कि भैया स्टैंड हम कहाँ पे करते हैं। और हमेशा कोशिश करनी कि वो सीढ़ियां चढ़ते रहें। भाई 100 से भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो 100 से देखना अपने को वो नंबर 1 वाली सीढ़ी चाहिए कि सबसे पहले सर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो कंपटीशन ही है। तो जी सर, बिल्कुल। अपने को बीट करना पड़ेगा इन सब लोगों को, अगर वो जॉब चाहिए, वो सीट चाहिए। तो बड़ी अच्छा एडवाइस दिया है कि चाहे आप इनिशियली कहाँ पर भी स्टैंड करें, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन को फेस करना नहीं सीखेंगे ना डे टू डे बेसिस पे, और उसे बीट करते रहने की हमेशा कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक पेपर में भी बीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी अच्छी एडवाइस दी है गुलशन ने। चलो तो ठीक है गुलशन, फिर आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुलशन करंटली SBI में एज ए PO वर्क कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एडवाइस दी है। पहले अटेम्प्ट नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में गुलशन ने क्लियर किया था। तो मेरा ये मानना है कि जो समय थोड़ा सा ज्यादा लेता है ना, हल्का सा ज्यादा, जैसे पहली बारी में जो क्लियर कर जाता है, मुझे ऐसा लगता है उसके पास बहुत ज्यादा इंसाइट शेयर करने के लिए रहता नहीं, क्योंकि उसने चीजों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं किया कभी जिसका वो सोल्यूशन बता सके। बट जो सेकेंड जी अटेम्प्ट में करता है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आइडियल स्टूडेंट रहता है एडवाइस देने के लिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि उसने बहुत सारी गलतियां मतलब ट्राई करता रह गया, या फिर ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड में उसका, या फिर पहली अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसको ऑप्टिमम पता रहता है कि भैया ये गलतियां अवॉइड कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों को खास ध्यान रखिएगा। और गुलशन, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, समय निकालने के लिए, अपनी कीमती समय निकालने के लिए। करंटली SBI में PO है, शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए समय निकाला है कि भैया आज छुट्टी है, फिर भी छुट्टी वाला टाइम जब मजे मारने का टाइम होता है उसमें अपने को आधा घंटा दिया है गुलशन ने। तो थैंक्स अ लॉट गुलशन अपना समय देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए गाइस, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।